हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बीएसएससी स्पेशल बायोलॉजी क्लास का नेक्स्ट वीडियो। आपको बताया था फ्रेंड्स कि इस चैनल पर प्रतिदिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और साइंस से इंपॉर्टेंट टॉपिकों से बनने वाले प्रश्नों को लेकर आया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन प्रश्नों को करें। ये सारे प्रश्न जो हैं बीएसएससी में पूछे गए हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। तो आपको पता होगा कि लार ग्रंथि से जो है एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। देखिए, लार ग्रंथि से दो एंजाइम स्रावित होता है। एक होता है टाइलिन, जिसे एमाइलेज भी कहा जाता है, टाइलिन को ही एमाइलेज कहा जाता है। और एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है लाइसोजाइम। ध्यान से सुनिए, दो एंजाइम स्रावित होता है लार से जाइम। देखिए, टाइलिन जो होता है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये क्या करता है कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, तो हमारे भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है लाइसोजाइम। तो लार ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एमाइलेज और लाइसोजाइम। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, और लाइसोजाइम क्या करता है, ये हमारे भोजन में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला इसमें ध्यान रखना है कि जो ये ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन का जो है स्रावन अग्नाशय से होता है। ट्रिप्सिन का स्रावन अग्नाशय से होता है और लाइपेज का भी स्रावन अग्नाशय से होता है। तो वसा को पचाने में लाइपेज मदद करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो ट्रिप्सिन का जो स्रावन होता है वो अग्नाशय से होता है और लाइपेज का भी। पेप्सिन का स्रावन याद रखिएगा कि पेप्सिन जो है अमाशय से स्रावित होता है। पेप्सिन अमाशय से स्रावित होता है। और पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टोन में बदल देता है। ये ध्यान रखना है पेप्सिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतना प्रश्न यहाँ से याद रखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, ध्यान समझिएगा कि दूध का सफ़ेद रंग किनके कारण होता है। तो दूध का सफ़ेद रंग जो है ये ध्यान रखिएगा कि केसिन के कारण होता है। और यहीं पर पूछा जाए कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है या घी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये याद रखिएगा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए, दूध से दो तीन प्रश्नों को आपको याद रखना है। पहला कि दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है और पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। और दूध में जो मिठास होता है वो उसे लैक्टोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूध की मिठास को क्या कहा जाता है, लैक्टोज कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये भी याद रखना है दूध से। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो दूध में पाया जाने वाला अगर प्रोटीन पूछा जाए, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है केसिन है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है, केसिन है, जिसका पाचन रेनिन के द्वारा किया जाता है। जिसका पाचन किसके द्वारा होता है, तो रेनिन के द्वारा होता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम के द्वारा केसिन का पाचन होता है, ये याद रखना है। अब देखिए, दूध से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो बता दिए। अब ध्यान देना है यहाँ पे एंथोसाइनिन क्या है। तो देखिए, एंथोसाइनिन के कारण ही प्याज का रंग लाल या गुलाबी होता है। एंथोसाइनिन के कारण ही प्याज का जो रंग है वो लाल या गुलाबी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरह आपको याद रखना है लाइकोपिन के बारे में। तो लाइकोपिन से आपको याद रखना है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। और प्याज का जो है प्याज का जो गुलाबी और लाल रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, मिर्ची का तीखापन अगर पूछा जाए आपसे, मिर्ची का तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सेसिन के कारण होता है। ये आपको याद रखना है, कैप्सेइसिन के कारण होता है। कैप्सेइसिन के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैप्सेइसिन के कारण होता है मिर्ची का तीखापन। ठीक है, तो यहाँ से भी इतना प्रश्न को आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पोलियो की वैक्सीन का खोज किसने किया था। तो आपको याद रखना है जान साल के द्वारा पोलियो की वैक्सीन का खोज किया गया था, ये याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि रॉबर्ट कोच से भी दो तीन प्रश्न आपको याद रखना है। रॉबर्ट कोच जो है हैजे के टीके का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। और टीबी के कीटाणु का पता किसने लगाया था, तो रॉबर्ट कोच ने लगाया था। तो टीबी के कीटाणु और हैजा का जो टीका है, हैजे के टीका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। दो चीज़ें के लिए रॉबर्ट कोच को याद रखेगा। अगला देखिए, रोबर्थ क्या है। टाइफाइड की जो जीवाणु है उसका खोज किसने किया था, तो टाइफाइड के जीवाणु का खोज रोबर्थ ने किया था, ये आपको भी याद रखना है। और एडवर्ड जेनर से भी याद रखना है कि एडवर्ड जो जो जेनर हैं ये हैं
चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ ये सारे प्रश्न याद रखना है कि पोलियो की वैक्सीन का खोज किए थे जाने साल्क ने। रॉबर्ट कोच को दो चीज़ों के लिए याद रखिएगा, एक टीबी के टीके खोज और एक हैजे के टीके खोज। टीबी के कीटाणु का खोज और एक हैजे के टीके खोज। और रॉबर्ट को याद रखिएगा टाइफाइड के लिए, ठीक है। एडवर्ड जेनर को याद रखिएगा किसके लिए? तो चेचक के टीके के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? तो देखिए ट्रेकोमा भी जो है ये विषाणु जनित रोग है, पोलियो भी विषाणु जनित रोग है, चेचक भी विषाणु जनित रोग है, लेकिन कालाजार जो है ये जीवाणु जनित रोग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कालाजार होगा, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक देते हैं जिससे आपको जीवाणु से होने वाले रोग और विषाणु से होने वाले रोग याद हो जाएगा। पहला आपको याद रखना है कि पंडित जी के टिक न्यू है, पंडित जी के टिक न्यू है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। न्यू है पूरा जीवाणु से संबंधित रोग। पन से आपको याद रखना है प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, ठीक है। और जी के मतलब गोनेरिया याद रखिएगा। और के का मतलब यहाँ याद रखिएगा, के का मतलब कालाजार। और टी का मतलब टिटनेस, टी का मतलब टिटनेस। और क का मतलब कुष्ठ रोग, न्यू का मतलब निमोनिया, है का मतलब हैजा, ठीक है। पन का मतलब प्लेग याद रखिएगा, डी से डिप्थीरिया याद रखिएगा, त से तपेदिक याद रखिएगा, और जी से गोनेरिया याद रखिएगा, के से कालाजार याद रखिएगा, टी से टिटनेस याद रखिएगा, और क से कुष्ठ रोग याद रखिएगा, न्यू से न्यूमोनिया याद रखिएगा, और है से हैजा याद रखिएगा, जिससे जीवाणु से होने वाले रोग पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए विषाणु से होने वाले रोगों के लिए एक ट्रिक देते हैं, उसको अच्छे से पहले आप याद करिएगा, ठीक है। एक नाम है रेखा, हमें हीट कर पीएचए ऐसे लिखना है, पीएचए छोड़ गई। इसे पूरा विषाणु से संबंधित जो रोगे हैं उनको आप याद कर सकते हैं। रे से रेबीज, ख से खासरा, ह से हर्पिस, ठीक है। मे से मेनिनजाइटिस, और ही से याद रखना है हेपेटाइटिस, और ट से ट्रिकोमा, पी से हिट कर। और कर का मतलब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ कर का मतलब कुछ नहीं है, कर का मतलब यहाँ हटा दीजिएगा। पी से याद रखिएगा यहाँ पे कि पीलिया, ए से याद रखिएगा एड्स, च से याद रखिएगा चेचक, छो से याद रखिएगा छोटी माता, और ड से याद रखिएगा डेंगू, ग से याद रखिएगा गलसौंद, ई से याद रखिएगा इन्फ्लूजा, ठीक है। फिर से बोल देते हैं। रे से याद रखिएगा रेबीज, ख से खासरा, ठीक है। ह से हर्पिस, म से मेनिनजाइटिस, और उसके बाद मेनिनजाइटिस के बाद ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, और कर का मतलब कुछ नहीं होता है। पी से याद रखिएगा कि पी से पीलिया, और पीलिया नहीं पोलियो, और ए से याद रखिएगा आप, ए से याद रखिएगा कि एड्स, और च से चेचक, छो से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसौंद, और ई से इन्फ्लूजा याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो देखिए मानव नेत्र में जो है बहुत सारे भाग है, कॉर्निया है, पुतली है, लेंस है, रेटिना है। इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो भी प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो आपको याद रखना है रेटिना करता है। अब रेटिना से दो तीन बातों को आपको याद रखना है। यह आँख के पीछे का स्थित एक ऊतक की परत होता है। रेटिना ये जो आँख होता है उसके पीछे ये स्थित होता है, ठीक है। एक ऊतक का परत होता है, ठीक है, जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। यही प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। और उसके बाद ये तंत्रिका, उसके बाद में और ये क्या करता है, रेटिना जो क्या करता है कि मस्तिष्क तक संकेतों को भेज देता है। ऑप्टिक्स तंत्रिका द्वारा, ऑप्टिक्स तंत्रिका द्वारा ये रेटिना क्या करता है, इसको मस्तिष्क तक भेज देता है, और मस्तिष्क जो है इस ये प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है, ठीक है। अब देखिए कॉर्निया के बारे में याद रखिएगा। कॉर्निया क्या होता है? यह आँख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग होता है जो प्रकाश के आँख में प्रवेश करने में मदद करता है, कॉर्निया। और नेत्रदान में हम लोग कॉर्निया का उपयोग करते हैं, ठीक है। पुतली के बारे में याद रखिएगा। यह कॉर्निया का जो हो पीछे का काला घेरा होता है, जो आँख में होता है ना काला घेरा, वो होता है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो आँख में प्रवेश करती है, जो प्रकाश की मात्रा उसको नियंत्रित करता है। और लेंस के बारे में आपको ये याद रखना है कि यह पुतली के पीछे स्थित एक पारदर्शी संरचना होती है, एक लेंस होता है, मांसपेशियों द्वारा निर्मित एक लेंस होती है,
ठीक है, जो वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये इसमें जो लेंस होती है उत्तल लेंस होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स है आपको याद रखना है मानव नेत्र से। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बालों का रंग डैश के कारण होता है। तो बालों का रंग जो है मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, काला, भूरा, सफ़ेद जो भी हो, ये बालों का रंग जो होता है मेलानिन के कारण होता है। अब ध्यान से समझना है, मेलानिन क्या है। यह एक प्राकृतिक पिगमेंट है जो कि त्वचा, बाल और आँख के रंग के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? त्वचा, बाल और आँख के रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये मेलानिन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मेलानिन दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है यू मेलानिन, एक होता है यू मेलानिन मेलानिन, और एक होता है फेओमेलानिन, एक होता है फेओमेलानिन। ठीक है, यू मेलानिन के बारे में आपको याद रखना है कि इसका जो रंग होता है यू मेलानिन का, ये होता है काला और भूरा, और फेओमेलानिन मेलानिन का होता है लाल और पीला। इसके काला भूरा होता है रंग, और काला भूरा होता है, और फेओमेलानिन का लाल लाल और पीला होता है, लाल और पीला होता है। अब ध्यान यहाँ आपको यहाँ ये देना है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, यदि बालों में यूमेलानिन अधिक मात्रा में होता है, अगर ये यूमेलानिन अधिक मात्रा में होता है बालों में, ध्यान समझना है, यूमेलानिन अधिक मात्रा में होता है तो बाल कैसे होंगे? काले और भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, अगर बालों में फेओमेलानिन अगर बालों में फेओमेलानिन अधिक होता है तो बाल लाल और पीले होंगे। अगर बालों में इन दोनों की कमी होगी, यानी मेलानिन की कमी होगी, तब बाल होता है सफ़ेद। तब बाल क्या होता है? सफ़ेद एवं गोरा होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला जो है समझ में आया होगा। अब देखिए पेप्टिन क्या होता है। तो पेप्टिन एक प्रकार का फाइबर है जो फलों और सब्जियों में पाया जाता है। अब देखिए एक याद रखना है, केराटिन क्या होता है। तो केराटिन क्या होता है, ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो बालों और त्वचा और नाखूनों में पाया जाता है। ये बालों में भी पाया जाता है, त्वचा में भी पाया जाता है, नाखून में भी पाया जाता है। यह क्या है? प्रोटीन है। और कैरोटीन क्या है? तो कैरोटीन एक प्रकार का पिगमेंट है जो गाजर और अन्य नारंगी सब्जियों में पाया जाता है, कैरोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैराटिन जो है एक प्रोटीन है, और कैरोटीन जो है एक पिगमेंट है जो फलों और सब्जियों को, नारंगी रंग की जो सब्जियां होते हैं उसमें ये पाया जाता है। और कैराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है? बाल, त्वचा और नाखून में पाया जाता है कैराटिन। ठीक है फ्रेंड्स, और मेलानिन के कारण ही बाल का रंग काला, भूरा, लाल, पीला ये सब होते रहता है, आपको याद रखना है। और पेप्टिन क्या है? ये एक फाइबर है जो कि फलों और सब्जियों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जो विचारों का संग्रह करता है। तो देखिए मानव मस्तिष्क का जो है 3 भाग होता है, ध्यान समझिएगा। 3 भाग होता है, अच्छे से समझा देते हैं तीनों को। ठीक है, एक होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ध्यान समझिए, एक अग्र मस्तिष्क होता है, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन। क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क को हम लोग कहते हैं हिंड ब्रेन्स। ठीक है, अब सुनिए, अग्र मस्तिष्क में ही जो होता है, ध्यान से समझिए, बताते हैं। अग्र मस्तिष्क में ही जो होता है यह सेरिब्रम होता है, और सेरिब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम है, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। और सेरिब्रम में क्या है कि सोचने, समझने और याद रखने की चीज़ें, मतलब सोचने और समझने और याद रखने का कार्य करता है सेरिब्रम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मध्य मस्तिष्क के बारे में सुनिए। मध्य मस्तिष्क का काम कुछ अलग है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का क्या काम है? तो ये आँख और कान से जो भी सूचनाएं मिलता है उसको प्रोसेस करता है मध्य मस्तिष्क, और ये मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये याद रखना है, मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है मध्य मस्तिष्क। अब देखिए पश्चिम मस्तिष्क के बारे में याद रखना है। पश्चिम मस्तिष्क में इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है? हृदय गति और रक्तचाप और श्वसन को नियंत्रित करना।
यानी हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन को पोस्ट मस्तिष्क नियंत्रित करता है। आँख और कान के द्वारा सूचनाएं जो है उनका प्रोसेसिंग करने का मध्य मस्तिष्क करता है। और अग्र मस्तिष्क क्या करता है, यादों को संग्रहित करके रखता है। ये याद रखिएगा। तो हम आपको बहुत आसान शब्द में मस्तिष्क के बारे में बता दिए, ठीक है। और मस्तिष्क के लिए एक होता है मस्तिष्क की जांच के लिए डबल इलेक्ट्रो इन्फेलोग्राम करके एक होता है जो मस्तिष्क की जांच करता है। वो उसको रहने दीजिए, जो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए, उसके बाद ध्यान रखना है कि सेरिबेलम जो है ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, लेकिन सेरिब्रम रहता तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। और ये सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम जो होता है। ये सेरिबेलम है, और एक सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, उसको पहले ध्यान समझिए। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो प्लेनेरिया एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है, ध्यान रखना है कि प्लेनेरिया में क्या होता है। प्लेनेरिया के बारे में कुछ बातों को पहले जानिए। प्लेनेरिया एक चपटे कृमि होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, मीठे पानी में पाए जाते हैं। उनके पास बहुत ही साधारण नेत्र होते हैं जिन्हें नेत्र बिंदु कहा जाता है, आई स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। आई स्पॉट कहा जाता है, ठीक है, आई स्पॉट कहा जाता है। और ध्यान रखना है कि ये नेत्र बिंदु केवल रोशनी को पहचान सकते हैं और उन्हें दिशा का ज्ञान करा सकते हैं। तो इनकी सहायता से ये प्लेनेरिया जो है प्रकाश से दूर रहते हैं और अंधेरे में रहते हैं। प्लेनेरिया कहाँ रहते हैं, प्रकाश से दूर रहते हैं और अंधेरे में रहते हैं। प्लेनेरिया के बारे में याद रखना है कि प्लेनेरिया में जो जनन होता है पुनर्जनन की क्षमता होती है प्लेनेरिया में, ठीक है। अगर प्लेनेरिया को कहीं से हम लोग काट दें तो ये फिर नया जीव बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि प्लेनेरिया में पुनर्जनन की क्षमता होती है। प्लेनेरिया के बारे में एक और बात याद रखना है कि प्लेनेरिया में जो होता है इसके चारों ओर बाल होते हैं। प्लेनेरिया के चारों ओर क्या होते हैं, बाल होते हैं। उसे सिलिया कहा जाता है। ये भी प्रश्न आता है प्लेनेरिया से। और प्लेनेरिया चपटे कृमि का उदाहरण है। क्या है, चपटे कृमि होते हैं, जीव होते हैं जो मीठे पानी में रहते हैं। ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लेनेरिया से आपको इतना याद रखना है, इसमें जनन जो होता है पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा होता है। कहीं से भी काट दिया जाए तो ये एक नया जीव बन जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि फीता कृमि के बारे में। ये परजीवी होते हैं जो जानवरों की आंतों में रहते हैं। फीता कृमि क्या होते हैं, एक ऐसे परजीवी होते हैं जो जानवरों के आंत में होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और इनके पास नेत्र नहीं होता है फीता कृमि के पास। राउंड वर्म क्या है, तो राउंड वर्म ये एक ऐसे परजीवी होते हैं जो जानवरों के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, आंतों में रहते हैं और ये जानवरों के अंदर पाए जाते हैं। और इनके पास भी नेत्र नहीं होता है, राउंड वर्म के भी पास, ये ध्यान रखना है। लेकिन प्लेनेरिया के पास जो है नेत्र होता है, मस्तिष्क भी होता है, ध्यान रखना है। प्लेनेरिया के पास नेत्र, मस्तिष्क और सिर होता है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, एक अगला है एस्केरिस जो है इसके बारे में याद रखना है कि ये भी एक प्रकार का गोल कृमि होता है, राउंड कृमि होता है जो परजीवी होता है और जानवरों में संक्रमण फैलाता है। और इसमें भी नेत्र नहीं होता है। तो ये एक प्रश्न है और ये आपको याद रखना है कि नेत्र केवल प्लेनेरिया में होता है। नेत्र प्लेनेरिया में होता है, मस्तिष्क भी होता है। नेत्र, मस्तिष्क प्लेनेरिया में होता है, यही आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लेनेरिया के चारों बगल जो बाल नुमा रचना होता है उसे सिलिया कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप अगर रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को देखें और इन प्रश्नों को करें। सारे प्रश्न सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि एक वयस्क व्यक्ति में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है। पहले आपको ध्यान रखना है कि एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होती है, ठीक है, ध्यान सुनिए। जिसमें कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्रचवर्णक होता है, चवर्णक होता है। जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कृंतक होता है, ठीक है, रदनक होता है, इंग्लिश में बताएंगे, रदनक होता है, अग्रचवर्णक होता है, अग्रचवर्णक होता है, ये भी याद ध्यान रखना है। और एक चवर्णक होता है। ध्यान समझिए, सबके बारे में हम बता रहे हैं अच्छे से। चवर्णक होता है, ठीक है। देखिए, कृंतक जो होता है इसको इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रदनक जो होता है इसको हम लोग केनाइन कहते हैं, ठीक है। और अग्रचवर्णक को प्री मोलर कहते हैं, चवर्णक को मोलर कहते हैं। देखिए, कृंतकों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। रदनकों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है।
और चवर्णकों की संख्या कितनी होती है, तो ये याद रखना है 8 होती है। ठीक है, चवर्णकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, और चवर्णकों की संख्या ध्यान रखना है कि 12 होती है, 6 नीचे 6 ऊपर। टोटल आप जोड़िएगा 8 4 12, 12 और 8 20, 20 20 और 12 32, तो टोटल 32 ठो होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि चवर्णकों की संख्या कितनी है, तो चवर्णकों की संख्या मानो एक व्यस्क मानव में चवर्णकों की संख्या जो होती है 12 होती है। अगर चवर्णकों की कितनी होती है, 8 होती है। रत्नक की कितनी होती है, 4 होती है। और कृंतक की कितनी होती है, 8 होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन, पुनर्जनन का मतलब होता है कि इसके दो हिस्सों को काट दिया जाए तो दोनों हिस्सा जिंदा इसका रहेगा। मुकुलन का मतलब होता है कि एक जीव होता है, इसमें से एक कली निकलती है, कली निकलते निकलते बहुत विकसित होकर एक इस कली से बाहर, एक जीव से बाहर हो जाती है और दोनों जीवित रहते हैं। तो ठीक है, तो यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। तो पुनर्जनन और मुकुलन समझ में आ गया। तो पुनर्जनन और मुकुलन ये दोनों प्रक्रिया किस में होती है, हाइड्रा में होती है। किस में होती है, हाइड्रा में होता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, और देखिए हाइड्रा के बारे में याद रखना है। और उसके बाद देखिए खमीर के बारे में याद रखना है कि खमीर भी एक प्रकार का कवक है। कवक है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। इसका भी प्रजनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है इसका। ठीक है, मुकुलन द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है। प्लाज्मोडियम के बारे में याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम भी एक परजीवी है जो आप लोग जानते हैं कि मलेरिया का वाहक मच्छर जो है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है, वो प्लाज्मोडियम को लेकर ही वो हमारे शरीर में डालता है, तो इसी कारण हम लोग को मलेरिया होता है। तो देखिए प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और यह भी जो प्रजनन करता है, तो ये ध्यान रखना है कि यह जो प्रजनन करता है ये पुनर्जनन द्वारा करता है, लेकिन मुकुलन द्वारा ये नहीं करता है। प्लाज्मोडियम का जो जनन होता है पुनर्जनन द्वारा होता है, लेकिन मुकुलन द्वारा नहीं होता है। और प्लेनेरिया के बारे में आपको पता है कि इनका भी प्रजनन जो होता है पुनर्जनन द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्रा का मुकुलन और पुनर्जनन दोनों के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ से एक और बात आपको याद रखना है हाइड्रा से। हाइड्रा से आपको यह याद रखना है कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु ये सांस ले लेता है। ठीक है, हाइड्रा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु ये सांस ले लेता है। ठीक है फ्रेंड्स।